हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 के विज्ञान विषय में पाठ 1 का ये तीसरा वाला पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो हमारा विषय है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि फसल यानी क्रॉप क्या होता है, कृषि क्या है, उसके लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, तरीके कौन कौन से हैं। तो उन तरीकों में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए कौन कौन से औजार लगते हैं वो भी पढ़ लिया था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बीज की बुआई, यानी कि बीज की बुआई से पहले हम क्या करना रहता है, उचित क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का बीज का चयन करते हैं, वो अभी हम लोगों ने देख लिया है। बीज के चयन की फिर बुआई के लिए कौन कौन से औजार लगते हैं उसका भी अध्ययन कर लिया है। फिर हम लोगों ने तीसरा तीसरा जो पार्ट है उसका फसल उत्पादन और प्रबंधन, यानी कि कृषि में जो तीसरा वाला पार्ट था कि पौधों के उचित विकास के लिए खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने खाद एवं उर्वरक को देख लिया था। एक बार और देख लीजिए कि खाद जो होते हैं वे क्या होते हैं, प्राकृतिक निर्मित होते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि मिट्टी जो होती है उस मिट्टी में सड़े गले जो खरपतवार जो होते हैं और कुछ गोबर भी होता है, उनको एक जगह इकट्ठा करके उसमें केचुए छोड़ दिया जाता है, तो जिससे जैविक खाद का निर्माण होता है। तो इसलिए प्रकृति द्वारा निर्मित है। उर्वरक क्या है कि मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। खाद को क्या है, खाद को प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जो होता है भूमि में ह्यूमस को बरकरार रखता है, ह्यूमस यानी नमी को बरकरार रखता है। उर्वरक नमी को बरकरार नहीं रखता है बल्कि नमी को खराब कर देता है। तो खाद की एक विशेष क्वालिटी है ये। खाद की अब उर्वरक में कई प्रकार हैं, क्योंकि उर्वरक की एक खासियत यह है कि इसमें पौधों के लिए आवश्यक बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो ये सारे जो मिनरल्स हैं वो पौधों को मिल जाते हैं उर्वरक के माध्यम से। खाद खाद जो होता है इसकी खासियत क्या है? खाद की खासियत यह है कि यह मिट्टी को सबसे पहले भुरभुरा बनाता है। भुरभुरा बनने की वजह से मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है, अधिक समय तक जल धारित कर लेता है। मिट्टी संरंध्र हो जाता है, यानी पौधे को सांस लेने में क्या होती है, आसानी होती है। फिर मिट्टी का जो संगठन है और संपूर्ण संगठन भी क्या हो जाता है, सुधर जाता है। इसलिए ज्यादातर उर्वरक की अपेक्षा हमें जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए। एक चीज और आप लोगों को बताए थे कि कभी कभार क्या होता है कि देखते हैं हम लोग कि फसल तो उत्पादित हुई है, लेकिन लगातार अगर हम एक ही फसल उत्पादित करते जाते हैं, बीच में गैप नहीं छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि फसल का उत्पादन धीरे 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 घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि जो मिट्टी में उपयुक्त पोषक तत्व हैं, वे पोषक तत्व जब लगातार पौधों को मिलते रहेंगे तो मिट्टी से पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। जब मिट्टी से पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे अर्थात उर्वरता उनकी समाप्त हो जाएगी। तो उर्वरता समाप्त हो जाएगी तो पौधों का विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो पौधों के अच्छे विकास के लिए क्या है कि कृषि में क्या है कि अंतराल करके खेती, या तो पहले एक फसल को बोए, कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही परती छोड़ दीजिए जिससे उसमें मिनरल्स की मात्रा पर्याप्त बन जाए, फिर दूसरी फसल को बोइए। या तो दूसरा उपाय क्या है, फसल, इसको कहते हैं क्या, फसल चक्रण। क्या कहते हैं इसे? फसल, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी इसलिए बता दे रहे हैं, फसल चक्रण कहते हैं। तो फसल चक्रण में क्या होता है कि एक फसल जो एक बार बो दिए, उसके बाद उसमें दूसरे तरह का, जैसे धान के बाद गेहूं चल रहा है, तो उनमें बीच में कभी साल 2 साल के बाद गैप कर दीजिए। पहले होता था क्या, लेग्यूमिनस प्लांट लगाए जाते थे, फली वाले पौधे लगाए जाते थे, फली वाले पौधे लगाए जाते थे। फली वाले पौधे और फली वाले जो पौधे होते हैं, यही क्या होते हैं, इनको या फिर कह सकते हैं दाल वाले पौधे। फली वाले पौधे या दाल वाले पौधे लगाए जाते थे, दाल वाले पौधे। तो फली वाले पौधे या जो दाल वाले पौधे हैं, तो जो दाल देते हैं अक्सर फली प्रकार के ही, फली का मतलब जिसमें मटर होता है ना, फली पाया जाता है, और उसमें भी फली पाया जाता है।
तो जहाँ से दाल मिलता है या फली वाले जो पौधे होते हैं, इनको बीच में लगाने का कारण क्या होता था, दो फसलों के बीच में लगाने का कारण क्या होता था, जो फली वाली फसल है इसके जड़ में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल मतलब होता है गांठ। जब आप पौधे को उखाड़िएगा, अरहर के पौधे को उखाड़ के देख लीजिए, मटर के पौधे को उखाड़ के देख लीजिए, तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, सफेद सा फूला हुआ रहता है, गांठ होती है उसमें। तो उस रूट नोड्यूल में जो पाया जाता है एक बैक्टीरिया राइजोबियम, क्या है नाम उसका, राइजोबियम। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का काम क्या होता है, जो मान लीजिए कि एक पौधा है और इस पौधे के रूट में ऐसे फूला हुआ भाग होता है नीचे, तो यहीं पर पाया जाता है, इसको कहते हैं नोड्यूल। नोड्यूल या फिर अपने भाषा में आप इसको कह सकते हैं गांठ, ठीक है। तो ये जो गांठ है इसी में पाया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया की खासियत यह होती है कि यह बैक्टीरिया, जो आप तो जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं, जिसमें अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। तो उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ये क्या करता है, स्थिरीकरण यानी कि खींच करके जमीन के अंदर ले आने का काम करता है। कौन, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ले आने का काम करता है जमीन में, तो जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्तता बढ़ जाती है, मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है, और वह जब नाइट्रोजन भूमि में मिल जाता है, इस फसल को काट लिया जाता है। इस फसल को काटने के बाद जब दूसरा फसल लगाएंगे, पानी चलाएंगे, तो उस पानी में यह नाइट्रोजन घुल करके क्या है कि पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और उनको पोषण देता है। तो ये फसल चक्र का एक क्या है कि लाभ है कि मिट्टी की उर्वरता यानी कि नाइट्रोजन की पर्याप्तता बढ़ जाती है। ठीक, तो ये आपका एक चीज और था यार, इसको भी बता दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, सिंचाई, यानी कि सिंचाई। इसको नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे बताते हैं इसको काफी नोट करते जाइएगा कि फसल उत्पादन के लिए नेक्स्ट स्टेप है आपका सिंचाई। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। और जो पौधा है, पौधे में लगभग 90% पौधे का, जो पौधा है, पौधे का 90% भाग जल होता है। पौधे में 90% जल पाया जाता है। तो पौधे में 90% जल पाया जाता है, तो इसलिए आवश्यक है कि पौधे को जल की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब पौधे को जल की अधिक आवश्यकता है तो इसके लिए इसको जल की उचित मात्रा लगातार एक इंटरवल पे हमको देनी होगी। तो वही पौधे को पानी उचित समय पर देने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग सिंचाई। अब जो सिंचाई है, ये सिंचाई के विभिन्न बहुत सारे स्रोत हैं, यानी कि कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं कि किस तरीके से सिंचाई किया जाता है किसमें। तो देखिएगा कि सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत एक चीज और है, पौधों को जो एक इंटरवल पर पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई भी किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हर फसल को एक ही तरह से पानी दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में उगने वाले जो फसल है उनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनके पत्तियों से ज्यादा पानी वाष्प बनकर, धूप होता है, धूप होने से वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण यानी पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा। तो पानी जब वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा तो पौधे में पानी की कमी होगी, इसलिए गर्मी के मौसम में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, बरसात के मौसम में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। दूसरा चीज, सिंचाई करते क्यों है हम लोग?
सिंचाई करने से पौधे में पानी की उपलब्धता हो जाती है। अब पानी की उपलब्धता से दो चीजें होती हैं। पानी की उपलब्धता से दो चीजें होती हैं कि पौधे का अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब पौधे को खनिज पदार्थ, पोषक तत्व जड़ के द्वारा ही लेता है पौधा ना, तो जड़ के द्वारा पोषक तत्व क्या है, पानी के माध्यम से ही उसके विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, पहला फायदा। दूसरा कि जो परिवर्तन हो रहा है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो इससे भी क्या करता है, यह जल संतुलित करता है, पौधे को बचाता है, क्षरण होने से बचाता है। तो ये क्या है, सिंचाई करने का फायदा है। अब सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? कुछ जो पारंपरिक स्रोत हैं, मान लीजिए पारंपरिक स्रोत की बात करें तो पारंपरिक स्रोत अर्थात कि जो बहुत पहले से हम लोग करते आए हैं पुराने जमाने से। तो पुराने जमाने से सिंचाई के लिए क्या है कि कुएं से सिंचाई किया जाता था। कुएं से पानी को निकाला जाता था और उसको किसी जानवर के माध्यम से उसके पीठ पर लाद करके ले जाते थे दूसरे जगह, क्योंकि कुआं खेत में तो होता नहीं था, तो अक्सर खेत से कहीं दूरी होता था, तो वहां से पानी को किसी जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था, वहां सिंचाई किया जाता था। तो कुआं भी एक माध्यम, पारंपरिक स्रोत में कुआं भी एक माध्यम है, कुआं है, तो इससे सिंचाई किया जाता था। तो ये जो था काफी बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। फिर थोड़ा सा और निजात किया गया तो घिरनी आया, घिरनी से सिंचाई किया जाने लगा, यानी कि पानी निकालने में एक घिरनी लगा होता था, यानी कि कुएं में एक रस्सी लटकी होती थी, रस्सी एक घिरनी की सहायता से पानी को हम लोग खींच लेते थे। तो घिरनी के माध्यम से भी सिंचाई, इसमें भी ढो करके पानी को ले जाया जाता था। फिर ढेकली आया, ढेकली है पारंपरिक। ढेकली क्या होता है? ढेकली यानी कि जो क्या है कि हम लोग दो आदमी अगर पकड़ लिए, या फिर क्या इसके कई तरीके हैं, गांव में जो दो आदमी पकड़ लेते हैं और बीच में कोई भी एक छिछला कोई बर्तन है, उससे बीच पानी को क्या है कि फेंका जो जाता है, वो भी ढेकली है। और एक जो ये होता है कि कोई गड्ढा है, चाहे मान लो तालाब है या फिर पोखरा है, तो उस पोखरे में लगाया जाता है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि एक डंडा होता है, एक डंडी होगा, और उसको किसी एक लंबे वाले डंडी पर टिका दिया जाएगा, और यहाँ से एक डंडी को बांध करके फिर नीचे एक आप छिछला बर्तन लगा दिया गया है जो पानी में गिरता है। तो इसको जैसे नल चलाया जाता है उसी तरीके से इसको जब ऊपर नीचे चलाएंगे तो पानी क्या होता है, खेत में चलता जाता है। यह भी पारंपरिक माध्यम है हमारा। तो ये सब क्या है कि पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई करने के। अब इन तरीकों के अलावा फिर हमारी आधुनिक कुछ विधियां हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। आधुनिक विधियां जो वर्तमान समय में सिंचाई की विधियां चल रही हैं, आधुनिक विधियां, तो आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं? आधुनिक विधियों में सबसे पहला है आपका है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र यानी छिड़काव के माध्यम से सिंचाई होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मेथड है ये, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। ये किस जगह पर होता है? ये उसी जगह पर सिंचाई इस माध्यम से की जाती है जहां पर भूमि कैसा होता है, समतल होता है। भूमि समतल होता है। इसमें होता क्या है कि खेती है मान लीजिए, तो खेत में क्या है कि ऐसे ऊर्ध्वाधर कुछ इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर पाइप लगे होते हैं, और उन पाइपों में ऊपर की तरफ ऐसे मान लीजिए कि ये पाइप लगा हुआ है, इन पाइप में ऐसे ऊपर की तरफ अलग अलग पाइप ऐसे निकला जाता है। यहाँ पर ऊपर पाइप निकला है, यहाँ पर भी पाइप निकला है, यहाँ भी पाइप निकला है, यहाँ पाइप निकला है, और ये ऊपर चरखी लगा होता है। जैसे आप लोग शहरों वहरों में गए होंगे तो देखे होंगे कि ऐसे पानी का फव्वारा फेंकता है, ऐसे नाचता रहता है, पानी ऐसे नाचता रहता है ना, कोई ऐसे चरखी नाचता रहता है, पानी चारों तरफ फेंकता रहता है। तो इस तरह से क्या है, छिड़काव विधि में इस तरह से आपका एक पाइप नीचे लगा रहता है। यह पाइप जो होता है किसी मोटर से जुड़ा हुआ रहता है। ये सब पाइप क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं।
अब जब पानी की सप्लाई होती है तो चरखी क्या होता है, नाचता है। जब नाचेगा तो पानी क्या होगा कि पानी का छिड़काव होगा, पानी संपूर्ण जो है पौधों में चारों तरफ चला जाएगा। तो ये जो छिड़काव विधि है ये मैक्सिमम की जाती है कहाँ पर, जहाँ पर पानी की कम मात्रा उपलब्ध होती है, पानी अधिक नहीं होता है, समतल जमीन है, उस जगह पर इसकी इस विधि द्वारा छिड़काव किया। जैसे काफी वाली जो फसल होती है, काफी, जहाँ पर काफी उगाया जाता है, चाय काफी, तो इस जगह पर इसमें पानी चलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। कैसे कि इसमें नीचे पाइप बिछा दिया जाता है और उन पाइपों में से एक एक नली निकाल दिया जाता है और ऊपर चरखी लगा रहता है। तो जब चरखी चलती है, घूमती है, पानी सप्लाई होता है, तो पानी ऐसे ऐसे गोल गोल चारों तरफ, पौधे एक जगह घूमेगा तो इतनी दूरी में के पौधे को मिल जाएगा, फिर दूसरा उतनी दूरी पर होगा, एक चरखी वो घूमेगा तो वहां पर पानी चारों तरफ के पौधों को मिल जाएगा। इससे क्या है, पानी की बचत होगी। तो इस विधि द्वारा सिंचाई उस जगह पे किया जाता है जहां पर पानी की उपलब्धता थोड़ी कम होती है। दूसरा जो है आपका आधुनिक विधियों में ही, आधुनिक विधियों में दूसरा जो मेथड है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, इंग्लिश में भी इसे ड्रिप ही बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। इस ड्रिप सिस्टम द्वारा किसमें सिंचाई की जाती है, जो बागीचे होते हैं, बागीचे 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 में, बागीचे हुए चाहे आपका बालकनी में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इन सारी चीजों में इस विधि द्वारा, ड्रिप तंत्र द्वारा क्या होता है, सिंचाई की जाती है। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि पानी सीधे बूंद बूंद के रूप में पौधों के जड़ों में जाता है, पानी सीधे बूंद बूंद के रूप में पौधों के जड़ों में जाता है। जैसे कि आप लोग वो देखते होंगे कि एक क्या होता है कि जो स्प्रेयर वाला स्प्रेयर होता है ना, स्प्रेयर लेकर के हम लोग छिड़काव करते हैं, या फिर क्या हुआ कि पानी जो डालते हैं, पानी डालने के लिए एक बर्तन होता है, तो प्लास्टिक का एक बर्तन होता है और उसके मुंह पे क्या होता है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें क्या होता है जब पानी को गिराते हैं तो डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा, जड़ों में ही जाएगा उसके। या फिर दूसरी एक विधि है कि हम लोग नली बिछा देते हैं, यानी कि ऐसे जहाँ जहाँ बागीचा है तो बागीचे में पौधे हैं, पौधों के बीच बीच में ऐसे नली बिछा देते, और उस नली का जो मतलब मुंह खुला रहता है, जहाँ से पानी निकलने वाला होता है, पौधों के पास ऐसे निकला होता है, पौधों की जड़ों के पास निकला होता है। तो इन जड़ों के पास निकलने से क्या है कि पौधे डायरेक्ट कहाँ जाएगा पानी, डायरेक्ट पौधे को मिलेगा, डायरेक्ट पानी पौधे को मिलेगा, डायरेक्ट सारे पौधे को मिलेगा पानी, पौधे के जड़ों को मिलेगा, और किसी के पास पानी नहीं जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि कम पानी की खपत होती, ज्यादा पानी नहीं लगेगा, डायरेक्ट जड़ में जाएगा, जितनी आवश्यकता होगी ले लेगा, तो ये जड़ में जाएगा। इससे क्या है, पानी की अधिक से अधिक बचत होती है। तो ये आधुनिक विधियों में जोड़ा देखा जाता है, चाहे ड्रिप विधि हो गया और चाहे छिड़काव विधि हो गया, ये आधुनिक विधि द्वारा सिंचाई का एक माध्यम है। और यह जल की सुरक्षा, जल की बचत का एक वरदान साबित हुआ है वर्तमान समय में। तो ये तो हो गया हमारा चौथा टॉपिक, सिंचाई। अब नेक्स्ट है पांचवा टॉपिक, पांचवा तरीका, फसल उत्पादन का पांचवा तरीका। फसल उत्पादन का पांचवा तरीका खरपतवार से सुरक्षा। पांचवा है क्या, खरपतवार से सुरक्षा। देखिए होता क्या है कि जैसे फसल हमारा फसल उगा तो उस फसल में जो मेन प्लांट हम लगाए हैं, उस पौधे के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे उग आते हैं। इसकी परिभाषा भी होती है, खरपतवार की परिभाषा होती है कि मुख्य पौधे के साथ साथ उगे हुए अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं।
मुख्य पौधों के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो अवांछनीय पौधे जो अनावश्यक रूप से उग आए हैं, करते क्या है, जगह छेक लेते हैं। तो जब जगह छेक लेंगे तो प्रकाश उचित मात्रा में पौधे को नहीं मिल पाएगी। जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व, जो पानी, जो मिनरल्स पौधे को मिलना चाहिए वह अपने ले लेंगे। तो इससे पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, पौधे को पर्याप्त मात्रा में क्या है, जल नहीं मिल पाएगा। तो पौधे क्या होंगे, बहुत नजदीक हो जाएंगे, इसलिए वृद्धि में भी उनके रुकावट आ जाएगी। अतः उन अवांछनीय पौधों को निकालना क्या है, आवश्यक होता है। और इस अवांछनीय पौधों को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं हम लोग निराई। क्या कहते हैं, निराई। आप लोग जानते होंगे निराई गुड़ाई। तो अवांछनीय पौधों को निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई के लिए करते क्या है, कई विधियां अपनाई जाती है। जैसे जब बीज को बोया जाता है तो बीज को बोते ही समय हम कुछ क्या है कि खरपतवार नाशी, कुछ खरपतवार नाशी जो कीटनाशक है उनको हम लोग खरपतवार नाशियों को डाल देते हैं उसमें पौधे जमीन में। तो जिससे क्या है कि वह खरपतवार उगते नहीं है, पौधे के साथ अवांछनीय पौधे, मेन पौधे के साथ अवांछनीय पौधे नहीं उगते हैं। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कि उग आया तब क्या करेंगे, तो खुरपी की सहायता से या फिर उन पौधों को जड़ से काट के बीन बीन करके एक एक करके निकाल देते हैं, यह भी एक तरीका होता है। या फिर आप उसको भी नहीं करते तो पौधे में पुष्प आने से पहले, पुष्प आने के बाद करना तो बेकार हो जाएगा, पुष्प आने से पहले उन पौधों पर, पूरे फसल पर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, किसकी, कीटनाशकों, सॉरी खरपतवार नाशियों का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी में क्या है, 2,4-D भी आता है आपका, 2,4-D, इसका नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे। 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी है ये, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी 2,4-D का इस्तेमाल, 2,4-D का छिड़काव करते हैं। इसको पानी में घोल लेंगे, पानी में घोल करके स्प्रेयर की सहायता से संपूर्ण फसल पर छिड़क देंगे। तो संपूर्ण फसल पर जब छिड़क देंगे तो उससे होता क्या, जो अवांछनीय पौधा रहेगा सिर्फ वही मरेगा, वही जलेगा, वही नष्ट होगा, मेन प्लांट हमारा नष्ट नहीं होगा। तो इससे वो भी नष्ट हो जाता, यह भी विधि अपना सकते हैं। परंतु इसका एक बैड इफेक्ट है कि यह चूंकि खरपतवार नाशी क्या है, एक कीटनाशक के रूप में भी उपलब्ध उपयोग होता है, इसलिए जब हम पौधे में डालते हैं तो मेन प्लांट में भी इसकी कुछ मात्रा चली जाती है, और मेन पौधे में जाने से यह हमारे शरीर के लिए, थोड़ी सी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरा, यह जल प्रदूषण का भी काम करता है। बगल में मान लीजिए आपके पोखरा वोखरा अगर है तो पोखरे में पानी अगर खेत का बह के जाता है, आपने 2,4-D डाला है तो उसमें जो जलीय जीव है, मछलियां हैं, वह मर जाती हैं। तो इससे कुछ हानियां भी हैं और कुछ लाभ भी है, इसलिए इसका उपयोग अगर करें तो काफी सावधानी पूर्वक करें। मनुष्य को भी स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य हानि होती है इससे, इसलिए इसका छिड़काव करते समय मुंह को हमेशा ढक करके रखें। जिस तरह से इस समय कोविड-19 में आप लोग मुंह मास्क लगाकर चलते हैं, तो छिड़काव करते समय मुंह पे मास्क लगाए रखें या फिर मुंह को किसी भी तरीके से बांधे रखें। तो यह आपका हो गया खरपतवार से सुरक्षा हो गया। नेक्स्ट आपका है, पांचवा हो गया खरपतवार से सुरक्षा फसल उत्पादन के तरीकों में। फिर छठवां आपका है कटाई। छठवां है कटाई। जब फसल पक गया, फसल 100% पक गया हमारा, अब फसल जब पक गया है तो क्या है कि उसमें बीज अगर पक गए हैं तो उनकी कटाई की जाती है। किससे, दतिया वाला जो हंसुआ, जो गांव में हमारे किससे कटाई करते हैं, सबसे पहले कटाई दतिया वाला जो हंसिया होता है उससे कटाई कर लेंगे, काट करके, या फिर जड़ से उखाड़ लेंगे, या फिर जमीन से एकदम सटे हुए काट देंगे। काट करके घर ला करके उसे क्या करेंगे कि थ्रेशर में उसकी क्या करेंगे, थ्रेशर में उसको उन बीजों को पौधे से अलग करने का काम करेंगे, बीजों को पौधे से अलग करने का काम करेंगे। या फिर कटाई के लिए एक और माध्यम है कंबाइन। कंबाइन जो है हार्वेस्ट और थ्रेसिंग,
हार्वेस्ट और थ्रेसिंग का क्या है, एक अलग एक सम्मिलित रूप है। तो उससे भी कंबाइन से भी क्या होता है, कंबाइन से वो कटाई भी कर देता है, यानी कि हार्वेस्टिंग भी कर देता है और उस थ्रेसिंग भी कर देता है, यानी कि बीजों को क्या करता है, फलों को अलग कर देता है, पौधे से अलग भी कर देता है। अब इसको क्या है कि थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों करने के बाद, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि अब जो फल बीज निकला है उसमें कुछ मात्रा में नमी भी होती है, तो उस नमी को सुखाने के लिए हमको क्या करना, धूप में इसको कुछ देर तक डालना पड़ता है। तो हाँ, दो चीजें हैं कटाई में, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर की सहायता से क्या किया जाता है, काटा जाता है, फसल को काटा जाता है, फसल को काटा जाता है हार्वेस्टर की सहायता से। और थ्रेसर से क्या किया जाता है, थ्रेसर से बीज को पौधे से अलग किया जाता है। तो दो विधियां हैं, कटाई में के पहले हार्वेस्टिंग करेंगे तो प्रक्रिया कहलाती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, फसल को पहले काटते हैं और थ्रेसर से बीज को अलग कर देते हैं। इन दोनों का संयुक्त रूप है क्या, कंबाइन। कंबाइन इन दोनों का संयुक्त रूप है। कंबाइन में क्या होता है, वो काटता भी है और अलग भी कर देता है। तो ये हो गया आपका कटाई। कटाई के संदर्भ में थोड़ा सा क्या है कि अलग अलग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में चूंकि 3 से 4 महीने का समय लगता है एक फसल को पकने में। फसल पक गई, बीज क्या है नए हमको अनाज मिल गए हैं, तो इसमें एक खुशी मनाई जाती है। तो खुशी मनाने के लिए कई पर्व के माध्यम से मनाया जाता है, जैसे पोंगल, बैसाखी, क्या है पोंगल, बैसाखी, पोंगल साउथ इंडिया में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। बैसाखी हमारे क्या है कि पंजाब में मनाया जाता है। या फिर होली, दिवाली, ये सब फसल क्या है, दिवाली आपका, दिवाली भी मनाया जाता है फसल कटने के समय में। होली भी फसल कटने के समय में मनाया जाता है। पोंगल, बैसाखी भी फसल कटने के समय में मनाया जाता है, क्योंकि भाई अनाज मिल रहा है जिससे जीवित रहेंगे हम, इसलिए खुशी का त्योहार है, तो इन खुशी के त्योहारों में मनाया जाता है। इनके मनाने के पीछे और भी उद्देश्य है, लेकिन उस समय पे मनाया जाता है, इसलिए इसको इससे जोड़ के देखा जाता है। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी कटाई की। नेक्स्ट है भंडारण। 7वां क्या है, भंडारण। उसी को कहते हैं प्रबंधन। फसल उत्पादन हो गया, अब प्रबंधन। नेक्स्ट क्या है, भंडारण। अब ये भंडारण ही क्या है, प्रबंधन। तो भाई जो फसल हमारा बीज आ गया, अब उसमें क्या करेंगे, कुछ भूसे के दाने भी होते हैं, उन भूसों को, दाने को सबसे पहले फटक करके अलग कर लेंगे। अब भूसा फटक करके कुछ अलग जब हो जाएगा तो हमको शुद्ध बीज मिलेगा। अब उस शुद्ध बीज को क्या करेंगे, नमी होगी, उस नमी को सुखाएंगे। क्यों सुखाएंगे, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो क्या होगा, बीज सड़ने लगेंगे, कीड़े लग जाएंगे, जीवाणु बैठ जाएंगे। तो जीवाणु को बैठने से रोकने के लिए, सड़ने से रोकने के लिए उस फसल को क्या करें, अनाज को पहले सुखा देंगे। अब सुखाने के बाद उनको क्या करते हैं, भंडारण का काम करते हैं। भंडारण के लिए क्या है, कई तरीके उपलब्ध हैं। पहले हम सुखाने के बाद जूट के जो बोरे होते हैं, पहला एक चीज हमारा क्या है कि जूट के बोरों में रख देते हैं। ज्यादा दिन तक नहीं रखना है तो हम क्या करते हैं, जूट के बोरों में रखते हैं। जूट के बोरों में अनाज को रख देंगे, ज्यादा दिन तक रहेगा। दूसरा हम क्या करते हैं, जूट के बोरों में अगर ज्यादा दिन तक रखना है तो साइलो, क्या है,
साइलो, या तो फिर दूसरा है धातु के बड़े पात्र, धातु के, दूसरा हमारा धातु के बड़े पात्र, धातु के बड़े पात्र में रखते हैं। तो धातु का बड़ा पात्र मतलब क्या है, इसे हिंदी कहते हैं बीन्स, इंग्लिश में कहते हैं BINS। धातु का बड़ा पात्र का मतलब जैसे क्या होता है कि आपका डेहरी जो कहते हैं भोजपुरी में, तो जो डेहरी है आपका वो भी धातु का बना है ना, भोजपुरी में जो हम लोग गांव में कहते हैं। तो बड़े पात्र में भी अनाज को हम लोग सुरक्षित कर देते हैं, या फिर और ज्यादा दिन तक रखना है, बहुत ज्यादा पैमाने पर रखना है, तो साइलो। तीसरा क्या है, साइलो। अब ये साइलो क्या होता है, यह भी धातु का बड़ा पात्र ही होता है। कई कंटेनर ऐसे होते हैं, कई कंटेनर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, इनमें क्या होता है कि ऊपर से अनाज को गिरा करके इनका भंडारण किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा दिन तक, अब बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज है तो साइलो में रखते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद इसको भंडारण करने के लिए सबसे एक चीज और आवश्यक है कि इसमें क्या करते हैं, नीम के पत्ते भी मिला देते हैं, नीम के पत्ते भी मिला देते हैं। नीम के पत्ते मिलाने से क्या होता है, नीम के पत्ते मिलाने से क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु इन अनाज को खराब नहीं करता है, कोई बैक्टीरिया नहीं लगता है, कोई जीवाणु नहीं लगता है, इसलिए अनाज ज्यादा दिन तक भंडारण किया जा सकता है। तो ये हमारे अनाज के भंडारण के कई तरीके हैं। गोदामों में रख दिया जाता है अनाज को, आप लोग देखे होंगे, अनाज को ज्यादा दिन तक रखने के लिए सरकार क्या है, किसानों से अनाज को खरीदती है और उसको गोदामों में इकट्ठा करके रखती है, और उसको क्या है, सस्ते दर पर कोटे पर मुहैया कराई जाती है किसानों को पुनः खाने के लिए। जिनके पास खेती कम है उनको कोटे पर मुहैया कराती है सरकार। तो ये भंडारण करने के बाद ही सरकार मुहैया कराती है। भंडारण में यह ध्यान दिया जाता है कि नमी न अनाज के पास किसी भी प्रकार से आने पाए, अनाज में हवा न लगे किसी प्रकार से, जीवाणु न कोई आने पाए, तो नीम की पत्ती मिला देंगे। ये तरीके आपको बता ही दिए। फिर आपका क्या है, जंतुओं से भोजन, ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन लास्ट में है, आपके किताब में दे रखा है, इसलिए इसको भी देख लीजिए। जंतुओं से भोजन, तो भाई हम बताए थे कि जो कुछ मनुष्य जो है, जो आपके शाकाहारी है या फिर जो डेली भोजन जो करते हैं हम लोग, तो हमको पेड़ पौधों से ही मिलता है फसल के रूप में। तो फसल कैसे हम लोग उत्पादित करते हैं, कैसे भंडारण करते हैं, देख लिए। अब एक जो दूसरे प्रकार से हम जंतु से भी भोजन करते हैं, तो जंतु से यानी कि मांस के रूप में, तो मांस के रूप में मान लीजिए मनुष्य जो भोजन करता है मछली, तो मछली हम लोग खाते हैं, तो मछली भी भोजन के रूप में उपयुक्त होता है। और मछली में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। मछली में विटामिन डी होता है, और ये विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद इसमें कॉड लीवर आयल कहते हैं। मछली में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसमें कॉड लीवर ऑयल होता है। कॉड लीवर ऑयल में क्या होता है, इससे फैटी एसिड, मतलब क्या है कि फोलिक एसिड जो प्राप्त होता है, ये मल्टीविटामिन होता है, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए, रोगों से लड़ने की ताकत देने के लिए, और ये पर्याप्त रोगों से लड़ने की ताकत देने का काम करता है। और विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। मछली खाते हैं हम लोग, क्या है इसके अलावा क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। मीट क्या है, मीट बकरे का, तो मुर्गी का, उसमें क्या है कि हमको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, फैट पर्याप्त मात्रा में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो और भी इसके क्या है कि इसके कई प्रकार से हम लोग लेते हैं। और
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको मांस मिलता रहे पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन। हमने डायरेक्ट बोल दिया है पशुपालन। तो पशुपालन भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे मछली पालन को हम लोग कहते हैं, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। मछली पालन जो करते हैं तो मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। मुर्गा का जो पालन होता है, मुर्गे मुर्गियों का, उसे कुक्कुट पालन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कुक्कुट पालन कहते हैं। फिर क्या है कि इस प्रकार से इनको पाला जाता है हम लोग। फिर क्या है कि गाय का पालन भी करते हैं, दूध के लिए हम लोग करते हैं। फिर क्या है, बकरी का भी पालन करते हैं, मांस के लिए करते हैं हम लोग। तो पशुपालन भी एक प्रकार है किसका, कृषि का। पशुपालन भी एक प्रकार है कृषि का। क्यों किया जाता है, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। जो भोजन हमारे शरीर के जो क्रियाएं हैं, शोषण है हमारा, चाहे उत्सर्जन है, परिसंचरण है, इन सब को चलाने के लिए, आवश्यक भोजन को प्राप्त करने के लिए एक तो फसल उत्पादन होता है और दूसरी क्रिया क्या होती है, पशुपालन होती है। यहाँ पर हमारा यह चैप्टर होता है समाप्त। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमने फसल के उत्पादन को, फसल क्या है, फसल का उत्पादन किस किस प्रकार से होता है, इसको हमने बताया। तो मनुष्य को जो पौधों पर आश्रित है, पौधे में फसल उत्पादन, जो जंतु पर आश्रित है उसके लिए पशुपालन हमने बताया। भंडारण कैसे किया जाता है, प्रबंधन कैसे किया जाता है, यह बताया। तो इस प्रकार से यह पूरा चैप्टर आपका हुआ समाप्त। इस पूरे पाठ को आप लोग एक बार दोबारा किताब से अपने पढ़िएगा और किताब से पढ़ने के बाद जो भी आपको उसमें संदेह होगा वह संदेह अपने ग्रुप में आप लोग निसंदेह कभी भी पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।